हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग अर्थशास्त्र का आज 5वां मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के जैसे सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, जीएनपी एवं एनएनपी का अंतर बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? तो ये पूंजी की घिसावट के बराबर होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जीएनपी एवं एनएनपी के मध्य जो है पूंजी की घिसावट व्यय जो होता है, यानी जिसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसका अंतर होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चूँकि हम देखते हैं एनएनपी जो होता है ये बराबर होता है जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। ठीक है, डिप्रेसिएशन यानी किसके? पूंजी की घिसावट व्यय के बराबर। ठीक है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जीएनपी माइनस एनएनपी बराबर डिप्रेसिएशन, यानी पूंजी की घिसावट व्यय के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो गुणोत्तर वृद्धि होती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत जो है जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य जो है संबंध की व्याख्या करता है। और माल्थस के अनुसार जो है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में अधिक तीव्र होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधन में जो है समांतर श्रेणी में होती है। अगर जीविकोपार्जन में पूछेगा तो वहाँ पे समांतर में हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि में तो वो गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसके रचयिता कौन है? कैपिटल एंड ग्रोथ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा J.R. हिक्स। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के रचयिता जो हैं वो J.R. हिक्स हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, असंतुलित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। असंतुलित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था A.O. हर्समैन ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। A.O. हर्समैन ने असंतुलित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है A.O. हर्समैन ने किया था। हर्समैन का कथन था कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में निवेश ऐसे क्षेत्रों में केंद्रित किए जाने चाहिए जो आगे चलकर जो है विकास की दर को बढ़ाने वाले हों। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारण नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका आर नर्कस का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं है, ये नर्कस द्वारा कहा गया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, रोस्टोव के विकास का सिद्धांत में परिपक्वता की ओर अग्रसर अवस्था से उत्कर्ष का अनुसरण करता है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रोस्टोव की एक पुस्तक थी द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इनकी एक पुस्तक थी और इसमें इन्होंने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। पहला था परंपरागत समाज की अवस्था, दूसरा था आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, तीसरा था स्फूर्ति की अवस्था, चौथा था परिपक्वता की अवस्था, पांचवा था अत्यधिक उपभोग की अवस्था। इन्होंने 5 अवस्थाओं की बात कही थी। ठीक है, तो जिसमें परिपक्वता की ओर जो अग्रसर अवस्था है वो उत्कर्ष का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हैरोड मॉडल के अनुसार यदि G बड़ा है GW तब क्या होगा? तब दीर्घकालीन स्फीति उत्पन्न होगी। ठीक है, हैरोड मॉडल के अनुसार यदि वास्तविक वृद्धि दर, G को क्या कहते हैं? वास्तविक वृद्धि दर, अभीष्ट वृद्धि दर GW, ये है क्या है? अभीष्ट वृद्धि दर। जब वास्तविक वृद्धि दर अभीष्ट वृद्धि दर से ये अधिक होगी, यहाँ पे देख लीजिए, वास्तविक वृद्धि दर और अभीष्ट वृद्धि दर से अधिक होगी तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है? दीर्घकालीन स्फीति जो है उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
8वां नंबर क्वेश्चन है सामुदायिक विकास का अर्थ होता है। तो सामुदायिक विकास का अर्थ क्या होता है? तो ये सर्वांगीण ग्रामीण विकास होता है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य जो था सभी प्रकार के मानवीय संसाधनों का विकास करना था। यह भारत की प्रथम मानवीय विकास पर कार्यक्रम बनाया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सभी विकास प्रयत्नों का केंद्र बिंदु माना गया? तो ये था 8वीं योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है मानव संसाधन के विकास को सभी विकास प्रयत्नों का केंद्र बिंदु माना गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस.पी. गुप्ता थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विजन 2020 को योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर एस.पी. गुप्ता ने तैयार किया था और इसके तहत आने वाले 20 वर्षों में देश के साक्षरता को 100% तथा निर्धनता को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि से हमारा अभिप्राय यह होता है कि किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से होती है। ठीक है, सामान्यतः देखा जाए तो यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? तो ये 1999 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1999 में जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई और यह योजना जो है अप्रैल 1985 के व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर जो है आरंभ की गई थी। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सूखे, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग, कीट, बीमारियों जैसी आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुई क्षति से किसानों का संरक्षण करना। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है मानव कल्याण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना सबसे अच्छे ढंग से की जाती है? तो ये मानव विकास सूचकांक के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मानव कल्याण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना सबसे अच्छे ढंग से जो है मानव विकास सूचकांक के द्वारा की जाती है। इस सूचकांक का जो है प्रतिपादन यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, ए.के. सिंह व सिंगर हंस ने किया था और इनके द्वारा जो एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक 3 चरों पर आधारित किया गया था। आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग पढ़ चुके। ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि, जीवन निर्वाह का स्तर। ठीक है, तो ये उनके जो है सबसे अच्छे मुख्य उद्देश्य थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने एक फार्मूला भी दिया था, एचडीआई कैसे निकाली जाती है, मानव विकास सूचकांक कैसे निकाला जाता है। तो इसके बराबर होता है 1/3। ठीक है, फिर ब्रैकेट में जीवन प्रत्याशा सूचकांक प्लस शैक्षणिक सूचकांक प्लस आय सूचकांक। ठीक है, इन तीनों का योग गुणे 1/3, तो क्या निकलता है? मानव विकास सूचकांक निकलता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में विकसित देशों में समृद्धि का सबसे प्रमुख कारक है? तो समृद्धि का सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? तो नवीन ज्ञान का सृजन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है? तो आवश्यक उत्पादों को निर्धन लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए, अन्यथा यदि उनके मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तो वे लोग उनका मूल्य नहीं चुका पाते, उनके लिए जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था आपका 2005 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रारंभ जो है अप्रैल 2005 में किया गया था और यह योजना ब्याज सब्सिडी योजना, त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम व कुटीर ज्योति कार्यक्रम का विलय करके इसकी शुरुआत की गई थी और इसके तहत जो है वर्ष 2009 तक 1 लाख गाँवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी, तो कैसी व्यवस्था थी? तो ये स्वर्ण विनिमय प्रमाप की व्यवस्था थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था जो है स्वर्ण विनिमय व्यवस्था थी और इसी व्यवस्था के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की जो है स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विश्व बैंक समूह में कौन सा संगठन सम्मिलित नहीं है? तो विश्व बैंक में जो है आपका IMF, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। विश्व बैंक समूह में जो है IMF संगठन सम्मिलित नहीं है और विश्व बैंक समूह के संगठन में जो सम्मिलित हैं वो है आपका IBRD, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, ठीक है, और था आपका IFC, इसकी स्थापना जो की गई थी 1956 में की गई थी, और IDA, इसकी स्थापना जो 1960 में की गई थी। ये तीनों जो है उसमें सम्मिलित हैं। और एक और है MIGA, ये भी उसमें सम्मिलित है, और ICSID ये भी इसमें सम्मिलित है विश्व बैंक में समूह में, ठीक है। लेकिन आपका IMF इंटरनेशनल ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IBRD एक साथ 1944 में किसके परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए थे? तो आए थे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। IMF और IBRD एक साथ जो है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है अस्तित्व में आए और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के औद्योगिक राष्ट्र के सामने जो है विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के एक चुनौती थी। और इस चुनौती के लिए जो है जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसके तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और की स्थापना की गई और युद्ध के उपरांत जो है पैसे का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसको IBRD कहते हैं, इसका स्थापना किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है भुगतान संतुलन लेखा प्रणाली की दृष्टि से सदैव संतुलित रहता है, ठीक है। किसी भी देश में एक वर्ष में शेष विश्व के किए गए समस्त आर्थिक लेन देन को भुगतान संतुलन कहते हैं, जबकि किसी देश के एक वर्ष में शेष विश्व से आयात निर्यात को व्यापार संतुलन कहते हैं। और लेखा प्रणाली की दृष्टि से जो है भुगतान संतुलन हमेशा संतुलन में रहता है, ठीक है। लेखा प्रणाली की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भुगतान संतुलन जो है हमेशा सदैव जो है संतुलित रहता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अन्य बातें समान रहने पर किसी राष्ट्र की मुद्रा में जब अवमूल्यन होता है तो प्रायः आंतरिक या घरेलू मूल्य में क्या होता है? तो परिवर्तन नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अन्य बातों के समान रहने पर जो है किसी राष्ट्र की मुद्रा में जब अवमूल्यन होता है तो प्रायः आंतरिक या घरेलू मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है। अवमूल्यन का अर्थ है देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करना, जबकि मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है वो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो उसको विदेशी विनिमय दर कहते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है विदेशी विनिमय दर कहलाती है। अर्थात कहें तो विदेशी विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिस पर किसी देश की करेंसी की एक इकाई के बदले देश की कितनी मुद्रा की इकाई मिल सकती है, ये बताता है आपका विदेशी विनिमय दर। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? तो ये राल्फ प्राइम्बिस और हैंस सिंगर और मुन्नार मिडल ये सभी ने ऐसा बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एडम स्मिथ, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पुस्तक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक का पूरा नाम था और इसके लेखक थे एडम स्मिथ और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1776 में। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन है, संतापकारी समृद्धि की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो संतापकारी समृद्धि की संकल्पना का प्रतिपादन जो किया था जगदीश भगवती ने किया था। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेक्सचर ओहलिन के व्यापार सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है? तो ये है साधन विन्यासों में अंतर। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। साधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी व रुचियाँ इत्यादि जो है व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारकों के संदर्भित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोत भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो है व्यावसायिक बैंक। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो है देखा जाए तो व्यावसायिक बैंक भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। मार्च 2017 में सहकारी बैंकों का जो है 79% हिस्सा कृषि शाख पर था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1975 में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पहली बार जो है 1975 में स्थापित किया गया। कृषि, व्यापार, वाणिज्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए जो है विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों और छोटी उद्यमियों के लिए तथा उनसे संबंधित मामलों के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाओं के विकास के लिए उद्देश्य से जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वाणिज्यिक बैंक का ऋण देय क्षमता निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करती है? तो ये नकद स्थिति पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब कोई बैंक सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से जनता से लेन देन करे तो उसे वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में रहता है। इस बैंक की ऋण देय क्षमता उसकी जो है नकद स्थिति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है? मौद्रिक नीति का उपकरण कौन सा है? तो यहाँ पे है आपका बैंक दर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो है साख को नियंत्रित करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, पहला मात्रात्मक या कहें तो चयनात्मक तरीका और दूसरा है गुणात्मक तरीका। ठीक है, तो दो तरीके से जो है बैंक मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो है साख को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में तदर्थ ट्रेजरी बिलों की पद्धति के स्थान पर अर्थोपाय प्रणाली लागू की गई थी। तो ये प्रणाली लागू की गई थी 1 अप्रैल 1997 को। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाई? तो ये 1956 में अपनाई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई ने जो है नोटों की छपाई की आनुपातिक आरक्षित प्रणाली के स्थान पर जो है 1956 में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली लागू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, खुले बाजार का परिचालन का लक्ष्य है। तो खुले बाजार का परिचालन का लक्ष्य क्या है? तो वो है आपका सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ठीक है, खुला बाजार परिचालन जो होता है जिसको OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, इसका लक्ष्य है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। इसका उद्देश्य एक टिकाऊ आधार पर जो है अर्थव्यवस्था में रुपए की तरलता की स्थिति को जो है समायोजित करना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेष्ठ उपाय जो है सभी स्तर पर जो है उत्पादन बढ़ाना है। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जब मुद्रा का मूल्य घट रहा हो और वस्तु का मूल्य बढ़ रहा हो। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है 2-3 तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें पहला तरीका माना जाता है उत्पादन में वृद्धि और दूसरा माना जाता है बहुत सारी मुद्रा को अर्थव्यवस्था से बाहर करना। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन लागतों में वृद्धि ऊपर की ओर ढकेले गए मूल्य कहलाते हैं। तो कौन सा मूल्य कहलाते हैं? तो लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन लागतों में वृद्धि ऊपर की ओर धकेले गए मूल्य लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाती है। बहुत कम माल के लिए बहुत अधिक धन की आपूर्ति हो जाने से इसका जन्म होता है।
जो उत्पादकता से अधिकतम वृद्धि लागत के मूल्य को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः व्यक्ति आय के एक निश्चित अंश को मुद्राशेष के रूप में रखना चाहते हैं, यह कथन संबंधित है। तो ये कथन संबंधित है आपका कैम्ब्रिज समीकरण से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामान्यतः व्यक्ति आय के एक निश्चित अंश को मुद्राशेष के रूप में रखना चाहता है, यह कथन था कैम्ब्रिज समीकरण से संबंधित था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ग्रेशम का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मुद्रा बाजार का एक उपकरण नहीं है? तो ये है बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बैंक ड्राफ्ट जो होता है भारतीय मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है। ठीक है, और ये जमा प्रमाण पत्र हो गया, वाणिज्यिक पत्र हो गया, पुनर्क्रय नीलामी हो गया, ये सभी जो है भारतीय मुद्रा बाजार का एक उपकरण माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा भंडारण में यमोन संदर्भित करता है। तो यमोन क्या संदर्भित करता है? तो करेंसी, मांग निरपेक्ष, आरबीआई की अन्य जमाएं जो होती है वो यमोन के द्वारा जो है संदर्भित किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक द्वारा जो है दूसरा कार्यकारी समूह जो है जो 1977 में गठित किया गया था, जिसने तरलता के अंश के आधार पर जो है 4 माप बताए थे, M1, M2, M3, M4। ठीक है, तो जिसमें M1 जो था ये करेंसी, मांग निरपेक्ष, आरबीआई की अन्य जमाएं M1 के अंतर्गत जो है आ जाता था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन ऋण की समयावधि क्या होती है? तो ये 5 वर्ष की होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्पकालीन ऋणों की समयावधि जो है 1 वर्ष की होती है, और मध्यकालीन ऋण की अवधि जो है 1 से लेकर के 5 वर्ष। देखिए, अल्पकालीन अगर पूछेगा, अल्पकालीन के लिए जो है कितना होता है? तो अल्पकालीन ऋणों की समयावधि जो है 1 वर्ष होती है, और मध्यकालीन ऋण 1 से 5 वर्ष होती है। ठीक है, और दीर्घकालीन ऋणों की अवधि जो है 5 से लेकर के 20 तक होती है दीर्घकालीन। तो इस तीनों को याद रखिएगा। यहाँ पे मध्यकालीन पूछा है तो मध्यकालीन में 5 वर्ष होता है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफर वक्र संबंध दर्शाता है। तो कौन सा संबंध दर्शाता है? तो कर आय तथा कर की दर के मध्य इसका संबंध दर्शाता है। लाइफर वक्र कैसे बनता है? लाइफर वक्र आपका ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 25, 50, 75 इस तरह से करते हैं, और कुल राजस्व इधर होता है और कर की दर इधर परसेंटेज में होता है, और इनके मध्य जो है संबंध को दर्शाता है लाइफर वक्र। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जब कर का भार एवं दबाव एक ही व्यक्ति पर पड़े तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, तथा यदि कर का दबाव व भार जो है पृथक पृथक व्यक्तियों पर पड़े तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे व्यवसाय पर कर, बिक्री कर, सीमा कर, मनोरंजन कर, जुए पर लगाए कर, ये सभी कैसे कर हैं? तो ये अप्रत्यक्ष कर हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, वे कर जो दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो जो दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रत्यक्ष कर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वे कर जो दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किए जाते प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। इसमें क्या रहता है? व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, ये सभी क्या हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की थी? तो ये न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत का वकालत किया था। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत की वकालत किया था। उनका मानना है कि कर संग्रहण में कम से कम धन खर्च किया जाना चाहिए, संग्रहण की गई राशि का अधिकतम अंश सरकारी खजाने में जमा करवाया जाना चाहिए, और इस प्रक्रिया में फालतू खर्च से बचा जाना चाहिए। ठीक है, और इसे न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत या मितव्ययिता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 45वां नंबर क्वेश्चन है, करारोपण का निम्नलिखित में से किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा?
तो ये आय के वितरण में असमानताओं को कम करना, इस पर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शून्य आधार बजट की अवधारणा दी थी। तो शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था पीटर ए पायर ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शून्य आधार बजट की अवधारणा जो है 1970 में पीटर ए पायर द्वारा दिया गया था। और शून्य आधार बजट तकनीकी में जो है बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं तथा गत वर्षों में व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है किसने इस नियम का प्रतिपादन किया कि सार्वजनिक व्यय झटकों में तथा कदमों में क्रम में बढ़ता है न कि सतत रूप में? तो ये किसने बताया था? तो ये बताया था वाइसमैन तथा पिकॉक ने। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस नियम का प्रतिपादन जो है वाइसमैन तथा पिकॉक ने किया था। इन्होंने बताया कि सार्वजनिक व्यय झटकों में तथा कदमों में क्रम में बढ़ता है न कि सतत रूप से। पिकॉक वाइसमैन जो है विश्लेषण सार्वजनिक व्यय निर्धारण के राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित ये नियम बनाया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र जिन चरणों से गुजरता है उसका सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है उसका सबसे पहले मुद्रास्फीति आती है, फिर मंदी विस्फीति, फिर प्रत्ययविस्फीति आती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक विशिष्ट चक्र सामान्य 4 अवस्थाओं में विभक्त किया होता है। विस्तार अथवा जिसको समृद्धि कहते हैं, सुस्ती कहते हैं, संकुचन अथवा मंदी, ठीक है, तथा पुनर्नयन और अथवा पुनरुत्थान जिसे भी कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कीन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की मान्यता नहीं है? तो कीन्स का सिद्धांत अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, ये उनकी मान्यता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और कीन्स का सिद्धांत अल्पकालीन सिद्धांत है, सही है। कीन्स का सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी उपस्थित रहती है, ये भी उन्होंने कहा था, लेकिन सी ऑप्शन आपका उनसे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, यह कथन अर्थशास्त्रियों में से किस एक से संबंध है? तो ये है जे बी से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, यह कथन जे बी से का है। और इनका आशय यह था कि कोई भी उत्पादक जो बाजार में वस्तुओं को लाता है वह केवल उन्हें अन्य वस्तुओं के बदले बदलने के लिए ही लाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाभ का कौन सा सिद्धांत एफ.एच. नाइट के नाम से संबद्ध है? तो ये है लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत एफ.एच. नाइट के नाम से जो है संबंध है। नाइट के अनुसार जो है लाभ बीमा अयोग्य जोखिम अर्थात अनिश्चितताओं को वहन करने का पुरस्कार है। बीमा योग्य जोखिमें जो है ज्ञात अथवा निश्चित होती हैं। ठीक है, और इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लगान पृथ्वी का वह भाग है जो भूस्वामी को मृदा की मूल और अविनाशकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। इसे दिया क्या है? तो किसके द्वारा? तो ये दिया गया है डेविड रिकार्डो के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो है रिकार्डो ने एक पुस्तक निकाला था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, और इसमें जो है लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और उन्होंने बताया था कि लगान पृथ्वी का वह भाग है जो भूस्वामी को मृदा की मूल और अविनाशकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए जो है दिया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है। तो न कोई क्रेता न कोई विक्रेता। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता से आशय है बाजार की ऐसी स्थिति से है जिसमें जो है व्यक्तिगत रूप से कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वह बाजार में प्रचलित मूल्य को प्रभावित कर सके। किसी फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। उद्योग की कुल मांग एवं पूर्ति द्वारा जो है कीमत निर्धारित की जाती है तथा सभी फर्मों को यह कीमत स्वीकार करना पड़ता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है क्रेता विक्रेता वह स्थिति है जिसमें विक्रेता कीमत पर प्रभाव डालने में सफल नहीं हो पाते। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
विक्रेता जो है वह बाजार स्थिति है जिसमें विक्रेता बाजार में वर्चस्व स्थापित करने में सफल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत पर प्रभाव डालने में जो है सफल नहीं यहाँ पे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। बाजार में वर्चस्व स्थापित करने में सफल होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा व अपूर्ण बाजार होता है? तो ये प्रतिस्पर्धा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा के आधार पर जो है हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा व अपूर्ण बाजार होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के उस स्वरूप का नाम है जिसमें जो है विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति होती है, तो आयताकार अतिपरवलय होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि कुल स्थिर लागत जो उत्पादित इकाइयों से भाग दे दें तो प्रति इकाई औसत लागत जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला भी प्रतिपादित किया गया है, AFC बराबर TFC/Q। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवर्ती अनुपातों के नियमानुसार उत्पादन का सर्वोत्तम चरण है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द्वितीय चरण। ठीक है, परिवर्ती अनुपातों के नियमानुसार देखा जाए तो उत्पादन का सर्वोत्तम चरण जो है द्वितीय चरण है। रॉबिन्सन ने कहा था, जब उत्पादन में किसी साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तब प्रायः उत्पादन के साधनों के संगठन में जो है सुधार आ जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कब संतुलन में होगा? तो उपभोक्ता जो है अधिमान वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की दो प्रमुख शर्तें होती हैं। कौन कौन सी शर्तें होती हैं? इसमें पहला शर्त माना जाता है कि अधिमान वक्र की कीमत रेखा को स्पर्श करे, और दूसरा है संतुलन बिंदु पर जो है अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर जो है EMRS XY घटती हुई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो ग्राफ ये दर्शाएगा, आप देख सकते हैं ग्राफ इस तरह से आपका दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी वैल्यू आप डालेंगे वो आपको दर्शाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये MUX/MUY बराबर PX/PY के रूप में जो है ये उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में इसको पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पूरा बिंदु को दर्शाएंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो आपको फार्मूला ये प्राप्त होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, मांग की लोच दर्शाता है, तो मांग की लोच क्या दर्शाता है? तो मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को दर्शाता है। जो मांग की लोच होती है वो मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को दर्शाता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग की आड़ी लोच होती है, तो मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? तो संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक इसमें पाया जाता है। ठीक है, किसी संबंधित वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है किसी दी हुई वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसकी माप ही जो है मांग की आड़ी लोच होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग की लोच जो ई है, उत्पादन की कीमत ए तथा सीमांत आय एम के मध्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? तो आप लोग जानते होंगे यम बराबर क्या होता है, AE-1/E। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः मांग की रेखा कैसी होती है? तो बाएं से दाहिने की ओर नीचे गिरती हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं मांग की रेखा जो है, यहाँ पे आप ग्राफ जब बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे जो है, ठीक है, तो बाएं से दाहिने की ओर नीचे गिरी हुई होती है, ये क्या होती है? सामान्यतः मांग की रेखा होती है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जा सकती है? तो ये स्नाप प्रभाव से, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ टिकटों
इत्यादि की मांग की व्याख्या जो है स्नाप प्रभाव से की जा सकती है। किसी वस्तु के मूल्य गिरने पर समुदाय के कुछ लोग तो मूल्य में गिरावट के कारण मांग में वृद्धि लाए, पर कुछ लोग जो है सामान्य लोगों से अपने को अलग रखने के लिए कीमत में गिरावट के बाद उस वस्तु की मांग कम करें और बढ़ाए नहीं, तो इसे स्नाप प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।